Going to discuss economics of negative production externality. Uh, we have taken the example of a steel plant. It's located next to a river. और ये जो स्टील प्लांट है ये अपना ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है स्लज इसको डंप करता है रिवर में और डाउन स्ट्रीम में एक फिशिंग एरिया है और उस फिशिंग एरिया में फिशरमैन फिशेस को कैच करते हैं और लेटर ऑन दे सेल इट इन द मार्केट। लेकिन जब ये स्टील प्लांट वेस्ट डंप करता है रिवर में तो इससे जो फिशिंग पॉपुलेशन है वो कम हो गई और जो बिजनेसमैन है फिशरमैन जो है उनका जो बिजनेस है वो अफेक्ट हो गया और उनको लॉस हो गया इस प्रोसेस की वजह से और स्टील प्लांट उनको कंपनसेट नहीं करती है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। आई हैव टोल्ड यू जब एक्सटर्नैलिटी राइज होती है ड्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस तो उसकी वजह से सप्लाई करो या मार्जिनल कॉस्ट करो जो प्रोड्यूसर का है ये उसके रिलेटेड होता है। और अगर एक्सटर्नलिटी राइज होती है ड्यू टू कंजप्शन प्रोसेस तो उससे मार्जिनल बेनिफिट करो या डिमांड करो अफेक्ट हो जाता है। देखिए अगर एक्सटर्नलिटी नहीं प्रेजेंट होती है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नलिटी, तो उस केस में जो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है वो सोशल मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है और जो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट है वो सोशल मार्जिनल बेनिफिट के बराबर होता है। ये सिचुएशन तब अराइज होती है, ये पॉसिबिलिटी तब है जब एक्सटर्नलिटी नहीं होगी किसी भी किस्म की। लेकिन इन केस देयर इज एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट, ठीक है, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से एक्सटर्नलिटी कोई है तो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट सोशल मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं होगी। और अगर एक्सटर्नलिटी ड्यू टू कंजप्शन प्रोसेस है तो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट सोशल मार्जिनल बेनिफिट के बराबर नहीं होगा। आज जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ये नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है। दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू सप्लाई करो ऑफ द प्रोड्यूसर। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो डिमांड करो है प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट करो है और ये बराबर है सोशल मार्जिनल बेनिफिट करो के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने इस वाले एग्जाम्पल में किसी भी किस्म की कंजप्शन एक्सटर्नलिटी नहीं दिखाई हुई है। अब देखिए जो प्रोड्यूसर का जो सप्लाई करो है ये वाला है तो ये है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये प्रोड्यूसर का सप्लाई करो है। अब देखिए जब स्टील प्लांट का जो ओनर है जब वो स्टील प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पर यूनिट स्टील जब वो एक यूनिट स्टील का प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से फिशरमैन को ₹2 का लॉस उठाना पड़ रहा है पर यूनिट, ठीक है। तो ये जो ₹2 का लॉस है ये मार्जिनल डैमेज है, ये मार्जिनल डैमेज है या ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। सो देयर इज ₹2 लॉस विच इज बॉर्न बाय द फिशरमैन। देखिए तो सोशल मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। सोशल मार्जिनल कॉस्ट हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा हुआ है, वो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट प्लस मार्जिनल डैमेज के बराबर होता है। सो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल डैमेज हमारा कितना है ₹2, तो ये हमारा सोशल मार्जिनल कॉस्ट है। यू कैन सी ये जो हमारा प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है कर्व है, अगर हम इसको एट ईच यूनिट ऑफ आउटपुट हम ₹2 ऐड करेंगे इसको, दैट मीन्स मार्जिनल डैमेज ऐड करेंगे तो हमें कौन सा कर्व मिलेगा, शॉर्ट सोशल मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए ये वाला कर्व देखिए ये है सोशल मार्जिनल कॉस्ट। अब सोशल मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट प्लस मार्जिनल डैमेज। तो सोशल मार्जिनल कॉस्ट माइनस प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल डैमेज। तो देखिए आप सोशल मार्जिनल कॉस्ट और प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट की जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो मार्जिनल डैमेज के बराबर है। ये देखिए ये हमारा सोशल मार्जिनल कॉस्ट करो, ये प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट करो, तो इनमें दोनों में डिफरेंस देखिए आप, इन दोनों कॉस्ट में जो डिफरेंस रहेगी ये देखिए किसी भी पॉइंट पे कोई भी डिफरेंस लीजिए आप, ये जो डिफरेंस है ये क्या है मार्जिनल डैमेज। और मार्जिनल डैमेज कितना हमारा ₹2। ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है ये मार्जिनल डैमेज है और हर एक यूनिट पे कितना आ रहा है ये
रुपीज़ आ रही है। देखो मार्जिनल डैमेज क्या है, जैसे ही इस स्टील प्लांट ने पहला यूनिट स्टील प्रोड्यूस किया तो पहला यूनिट स्टील का प्रोड्यूस करने की वजह से फिशरमैन को 2 रुपीज़ का लॉस इनकर हुआ, और जब सेकंड यूनिट इसने प्रोड्यूस किया तो सेकंड यूनिट की वजह से भी 2 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है जो मार्जिनल डैमेज वाला लाइन जो हमने दिखाई है ये हॉरिजेंटल है, दैट मीन्स जो लॉस है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस पहले यूनिट ऑफ स्टील को जब प्रोड्यूस करेंगे तो फिशरमैन को 2 रुपीज़ का लॉस, और सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से भी फिशरमैन को फिर से 2 रुपीज़ का लॉस होगा, और अगर थर्ड यूनिट ऑफ स्टील प्रोड्यूस करेंगे फिशरमैन को फिर से 2 रुपये का लॉस होगा। दैट मीन्स जो लॉस है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। अब पहले हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, जहां सप्लाई डिमांड के बराबर होगा, और सप्लाई क्या होता है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, और डिमांड क्या होता है प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। तो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट ये कर्व है और प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट ये कर्व है, और ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट बी। सो Q0 एंड P0 जो है ये इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये परफेक्ट कंपटीशन में फिक्स हुआ, ये परफेक्ट कंपटीशन में फिक्स हुआ। अब देखिए, अब हमने देखा कि एक्सटर्नलिटी अराइज हुई है प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से, और जिसकी वजह से हमने देखा जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट को, क्योंकि ये केस ऑफ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है। अब हमने जो नया कर्व देखा है इट इज़ SMC। तो नया जो सोसाइटी को जो कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है ये वाला कर्व है, और सोसाइटी का जो मार्जिनल बेनिफिट कर्व है तो ये है। तो ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पर काट कर एक दूसरे को पॉइंट A। तो देखिए इक्विलिब्रियम आउटपुट Q1 है और इक्विलिब्रियम प्राइस P1 है। तो हमने देखा वो पॉइंट जहां पर सोशल मार्जिनल कॉस्ट सोशल मार्जिनल बेनिफिट के बराबर होगा। सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग, इट इज सप्लाई, एंड सोशल मार्जिनल बेनिफिट इज नथिंग, इट इज डिमांड। सो जिस पॉइंट पे सोशल मार्जिनल कॉस्ट सोशल मार्जिनल बेनिफिट के बराबर होगा उस वक्त इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 है और P1 है, ठीक है। दैट मीन्स फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोसाइटी के नज़रिए से जो आउटपुट ऑप्टिमल है या डिज़ायरेबल है वो कौन सा आउटपुट है Q1, और प्राइस कौन सी है P1। लेकिन जो आउटपुट फिक्स हुआ परफेक्ट कंपटीशन में वो कौन सी है Q0। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में जो आउटपुट फिक्स हुआ वो Q0 है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे हमने सोशल कॉस्ट को दिखाया और सोशल बेनिफिट को दिखाया, यानी जो सोसाइटी के नजरिए से जो आउटपुट ऑप्टिमल है वो कौन सा है Q1। दैट मीन्स सोसाइटी के नजरिए से जो आउटपुट डिजायरेबल है और मार्केट ने जिस आउटपुट को फिक्स किया है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि इट्स मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर क्यों है, क्योंकि जो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में जो आउटपुट फिक्स हुआ है और जो हमने देखा कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आउटपुट डिजायरेबल है ये दोनों सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। सो वी से इट्स मार्केट फेलियर। देखिए जब हमने देखा था जो मार्केट इक्विलिब्रियम था वो Q0 था और प्राइस P0, और ये जो इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट ने फिक्स की थी ये प्राइवेट मार्जिन कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता था, ये सोशल कॉस्ट नहीं दिखा रहा था, ठीक है। और जो अभी इक्विलिब्रियम फिक्स हुआ जब हमने सोशल मार्जिनल कॉस्ट और सोशल मार्जिनल बेनिफिट को इक्वेट करके जो इक्विलिब्रियम हमने देखा वो है Q1 और प्राइस क्या है P1। ये जो आउटपुट और प्राइस है ये सोशल कॉस्ट को दिखा रहा है, यानी एक सोसाइटी को जो इन रियल जो कॉस्ट सोसाइटी इनकर कर रही है ये उस चीज़ को दिखा रहा है। सो इट इज़ ट्रू इंडिकेटर,
ये सही इंडिकेटर है जो ट्रू कॉस्ट दिखा रहा है कि सोसाइटी को कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। ठीक है, तो हमने देखा जो प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में फिक्स हुआ वो प्राइस ट्रू सोशल कॉस्ट दिखाती नहीं है। अब हम देखेंगे सोसाइटी के हिसाब से जो सोसाइटी के लिए डिजायरेबल है, ऑप्टिमल है, हम Q1 प्रोड्यूस कर, वो Q1 है, लेकिन मार्केट में कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, Q0, एंड Q0 इज ग्रेटर देन Q1। दैट मीन्स व्हेन देयर इज नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, व्हेन देयर इज नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, in that case there is overproduction, there is overproduction। देखिए सोसाइटी के हिसाब से हमने Q1 प्रोड्यूस करना चाहिए था, लेकिन मार्केट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, Q0, Q0 इज ग्रेटर देन Q1। दैट मीन्स जितना सोसाइटी के लिए बेहतर था हम उससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वाई Q1 इज ऑप्टिमल, Q1 क्यों बेहतर है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए आप, जब हम आउटपुट इंक्रीज करते हैं फ्रॉम Q1 टू Q0, यानी जो सोसाइटी के नज़रिए से ऑप्टिमल आउटपुट है, जब हम उससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। आप देखिए ये वाला जो आउटपुट है Q1 से Q0 तक का जो रीजन है, इसमें आप देखिए, इसमें जो हमारा सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो ये वाला रीजन है, A से C तक का जो रीजन है ये हमारा सोशल मार्जिनल कॉस्ट है। कब, जब हम Q1 से Q0 की तरफ आउटपुट इंक्रीज करेंगे। और जो सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है, सोशल मार्जिनल बेनिफिट, वो ये वाली लाइन है AB। तो आप इसको देख सकते हो, AC क्या है, सोशल मार्जिनल कॉस्ट। कब, जिस पॉइंट पे हम आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, सोशली ऑप्टिमल आउटपुट जो हमारा है Q1 इससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तो उस पॉइंट पे हमारा सोशल मार्जिनल कॉस्ट कितना है, AC वाला रीजन। ठीक है, और सोशल मार्जिनल बेनिफिट कितना है, AB। तो आप देख सकते हैं जब हमने आउटपुट Q1 से ज़्यादा प्रोड्यूस किया, जब हमने आउटपुट Q1 से ज़्यादा प्रोड्यूस किया, तो सोशल मार्जिनल कॉस्ट सोशल मार्जिनल बेनिफिट से ज़्यादा है, सोशल मार्जिनल बेनिफिट से ज़्यादा है। दैट मीन्स जब हम Q1 से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो सोसाइटी को नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम। तो ये ट्राइंगल वाला जो रीजन है, ABC वाला जो रीजन है, ये सोसाइटी को लॉस हो रहा है। और ये लॉस कब हो रहा है, जब हम Q1 से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कब प्रोड्यूस करें हम, इन परफेक्ट कंपटीशन। सो दिस ट्राइंगल ABC, इसको हम बोलते हैं डेड वेट लॉस। दैट मीन्स आवर वेलफेयर इज मैक्सिमम एट Q1। दैट मीन्स हमारा जो वेलफेयर मैक्सिमम है वो कहाँ पर है, Q1 पे। सो Q0 इज नॉट एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट। इसलिए हम कहते हैं कि जब एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट होती है, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, वहाँ एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। परफेक्ट कंपटीशन नो लॉन्गर रिमेन्स एफिशिएंट। ठीक है, तो इसलिए जब भी डाइवर्जेंस होगी, जब सोशली ऑप्टिमल आउटपुट और जो आउटपुट परफेक्ट कंपटीशन फिक्स करेगा ये डिफरेंट होंगे, तो वो मार्केट फेलियर कहलाता है।